रीत पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अरम मशकूर। रीत पाकिस्तान डॉन न्यूज़ की एक ऐसी काविश है जिसमें शहरियों को माहौलियाती आलूदगी के हवाले से आगाही दी जाती है। अगर हम बात करें कराची की, तो कराची में फ़िज़ाई शोर की आलूदगी और समुद्री आलूदगी दिन ब दिन बढ़ रही है, जिसने शहरियों को जकड़ लिया है। इसके क्या असबाब हैं, आज के इस प्रोग्राम में जानते हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको कुछ पता है कि किस तरीके से पॉल्यूशन से जो है क्लाइमेट चेंज पे असर पड़ रहा है? देखिए मैडम, आजकल जो हमारा माहौल है उसमें है ना, दरख्त काटे जा रहे हैं, ट्रीज हमारे। तो हम स्टूडेंट भी इससे कोशिश में लगें कि दरख्त हमारे बढ़ें। अगर दरख्त हमारे नहीं बढ़ेंगे तो ज़ाहिर सी बात है गर्मी बढ़ेगी। और आप दूसरे ममालिक में देखें, यूके में, कनाडा में, वहाँ काफ़ी सर्दीज़ वगैरह होती हैं। हमारे पाकिस्तान में, खुसूसन कराची में अभी तक बिल्कुल ही गर्मी पड़ रही है। इसकी मेन वजह यही है कि अभी तक हमारे दरख्त काटे जा रहे हैं और दरख्त ना हमारे बढ़ रहे नहीं हैं। वैसे तो पूरी दुनिया का बहुत बड़ा मसला है क्लाइमेट चेंज, लेकिन जितनी बुरी तरीके से इसने पाकिस्तान को और बिलखुसूस कराची को हिट किया है वो हम यहाँ देख रहे हैं। और नवंबर दिसंबर तकरीबन पहुँच चुका है और अभी तक मौसम शदीद गर्म है, सर्दी का दूर दूर तक पता नहीं है। ये इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ कोताहियाँ हमारी ख़ुद की भी हैं। हमारे जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं उनकी वजह से ये क्लाइमेट जो है ना इतना ज़्यादा चेंज हो गया है कि धूल, मिट्टी, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, इन सब की वजह से जो क्लाइमेट है ना वो बुरी तरह अफेक्ट हो गया है। बारिश अपने वक्त पर नहीं है, सर्दी अपने वक्त पर नहीं है, गर्मी अपने वक्त से ज़्यादा ले रही है। तो ये सारी वजूहत है जिस पे हुकूमत को भी और साथ साथ आवाम को भी इक़दाम करने की ज़रूरत है, तभी ये बेहतर हो सकता है। अच्छा, ये बताइएगा कि धूल, मिट्टी और ये धुआं होता है कचरा जलने का, इससे ख़वातीन कितनी मुतासर होती है? इससे घरों में जो ख़वातीन रहती है उनको सांस की प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत पोल्यूशन है, फ़िज़ा में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाती है, जिससे बहुत से मसाइल हैं। बच्चों को खांसी, नज़ला, बुखार ये रहने लग जाता है। जैसे झाड़ू देने वाला आते हैं तो ये ऊपर से जो कागज़ वगैरह जो ये होता है ना वो ले आते हैं, मिट्टी छोड़ जाते हैं। और ये जो आलूदगी है ना, ये ट्रांसपोर्ट के धुआं वगैरह, बाइक, ये वो दुनिया भर की समझे, ये आलूदगी है ये। इसके लिए जो है ना कोई तवज्जो नहीं है। अगर किसी को कुछ अगर से बोलना जाओ तो समझता नहीं है। असल में सबसे बड़ी वजूहात कराची में बीमारियों का पैदा होना शजरकारी का ना होना है। यहाँ पे ग्रीनरी है नहीं और दरख्त यहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए सबसे पहले कि यहाँ पे दरख्त लगवाएं और यहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा हो। अब देखें इसकी निस्बत जैसे दूसरे शहर है कराची के अलावा, वहाँ पे जब इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है जिसकी वजह से बारिशें भी होती है, मौसम भी अच्छा होता है, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कराची का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे जो है ना दरख्त ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो ये बताइएगा कि कराची में आलूदगी, धूल, मिट्टी बहुत ज़्यादा हमारे माहौल का हिस्सा बन गई है, इससे कितनी परेशानी होती है हमारी? जी बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आलूदगी वगैरह भी हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा कराची में है। जैसे कचरा वगैरह नहीं उठ रहा है तो इसमें बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। चिकनगुनिया हो गई, ये सांस की बीमारी, टीबी की तो बेहद फैली हुई है जो, और हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी हद तक के मतलब लोग जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा टीबी के मरीज़ यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास। टीबी के मरीज़ के सेकंड रीज़न जो है ये गाड़ियों वगैरह का धुआं और इसकी वजह से निकलने वाली जितनी भी पॉपुलेशन वगैरह होती है, इसकी वजह से ज़्यादातर मरीज़ इस चीज़ का शिकार होते हैं। अच्छा, क्या समझते हैं कचरा उठता नहीं है तो लोग कचरा जला देते हैं, इससे अतराफ़ के लोगों में तो क्या मसाइल होते हैं? इसकी मिसाल जैसे कि अभी मुल्तान और लाहौर में स्मोक आप देख लें, वहाँ पर हर चीज़ पर लॉकडाउन लगा दिया गया था। अब वही हाल एक ना एक दिन इस जगह का भी हो जाएगा अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो। हरियाली जो आंखों को खैरा कर दे, कराची के शहरी सब्ज़े को तरसने लगे हैं। अगर हम बात करें इसकी अहम वजूहात की, तो शजरकारी का ना होना, दरख्तों की कटाई और तो और पार्कों की कमी इसकी अहम वजूहात हैं। इसके माहौल पे क्या क्या नुकसानात हैं, इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे पास मौजूद हैं माहिर माहौलियात नईम कुरैशी साहब। जी सर, ये बताइएगा कि जो हमारे पास ये दरख्तों की कमी है कराची में, इससे क्या माहौल पे नुकसानात होते हैं और क्या सालाना तौर पे आपके पास डेटा है कि कितने फ़ीसद दरख्तों को हर साल लगाना चाहिए जो कि नहीं लग पाते? जी शुक्रिया। बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा बल्कि बहुत संगीन मसला बन गया कराची के लिए, और हम हमेशा से गुज़िश्ता मेरा ख्याल है कोई 2014 से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अमली कोशिश भी कर रहे हैं कि शजरकारी में कोई हिस्सा डालें। लेकिन सूरत हाल ये है कि दिन ब दिन शजरकारी का जो एक परसेंटेज है, जो शरह है ना, वो कम होती जा रही है। अब इस वक्त बड़ी तकलीफ दे बात यह है कि कराची में जो शजरकारी का जो तनासुब रह गया वो 1% रह गया, जबकि आज से कोई 4-5 साल पहले ये 2.5% था, 2013 में ये 6% था, और उससे पहले जो है ना ये 4 दहाई कबल जो है ना वो 12 या 15% हुआ करता था। दरख्तों का ना होने से सबसे बड़ा तो ख़तरा जो है ना कराची में हीट वेव का है,
अभी आप ज़्यादा दूर ना जाएं, मई जून में देख लें कितनी शदीद गर्मी पड़ी, कितना हब्स रहा और कितना ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ का, बीमारियों का सामना करना पड़ा। ख़ास तौर से जो सीने के अमराज हैं, दूसरे और मसले मसाइल हैं, और दूसरा ये कि घुटन और गर्मी से मतलब ज़ाहिर है हर आदमी तो इस एयर कंडीशन में नहीं रह रहा या बड़े मकानों में नहीं रह रहा। शहर की 80% आबादी जो है ना छोटे मकानों में रहती है, तो तकलीफ़ का सामना उनको करना पड़ा। दूसरा ये कि बारिशों का ना होना, कम होना, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। फिर सेहत को जो नुकसानात लाहक हैं उससे ज़्यादा हैं, जो इस पर अखराजात भी हुकूमत के आते हैं, लोगों के भी आते हैं। तो दूसरा ये कि शहर की खूबसूरती ख़त्म हो गई, ये कंक्रीट के जंगल में जो है वो बदल गया। तो उसमें अब ये कि हमारे शहर में बदकिस्मती से तामीरात बेहंगम तरीके से हो रही हैं और कोई कानून, कोई ज़ाब्ते अमल में नहीं लाए जा रहे, हालांकि सब मौजूद हैं। शजरखारी के हवाले से जो है मालूमात बहुत ज़रूरी है कि कौन से दरख्त ऐसे हैं, हर दरख्त माहौल दोस्त नहीं होता, लोगों को ये समझने की भी ज़रूरत है। माजी में भी ऐसे प्रोजेक्ट सामने आए हैं जिसमें शजरकारी तो हुई लेकिन वो दरख्त ही जो है माहौल के लिए नुकसानदेह थे। तो कौन से दरख्त हैं जो कि कराची के एटमॉस्फेयर के हिसाब से होते हैं वो लगाने चाहिए, या कौन से दरख्त ऐसे हैं जो कि नुकसानदेह हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखें जो दरख्त नुकसानदेह थे उनमें से एक तो सफ़ेदे का दरख्त था जिसको बेतहाशा लगाया गया। उसके बाद फिर वो मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में जो है ना वो कोनोकार्पस 25 से 28 लाख के करीब लगा दिए गए। तो बात यह है कि मोनोकल्चर कहीं भी हो, चाहे एक किस्म लगाई जाए, वो नुकसानदेह होती है। तो दूसरा ये कि जो हमारे इंडिजीनियस प्लांट थे वो तर्क कर दिए गए सिर्फ इसलिए कि कोनोकार्पस 6 महीने में 10-12 फीट का हो जाता है तो आपको सब्ज़ा नज़र आता है, लेकिन उसके जो असरात हैं वो इतने अच्छे नहीं थे। उसमें ना परिंदे बैठते हैं, उसका ना कुछ अच्छा साया होता है, ना कोई ऑक्सीजन खारिज करता है। तो बेहतर पौधे तो कराची का जो कल्चर था हमेशा से वो ये था कि यहाँ पर बरगद के, नीम के, पीपल के, बादाम के जो दरख्त लगाए जाते थे, साथ साथ फ्रूट ट्रीज़ एक प्रोपोर्शन में लगाए जाते थे ताकि मतलब जो है ना परिंदों को जो है ना और इंसानों को खाने का मौका मिले। तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई जब ऐसे माहौल में फिर परिंदे भी गायब हो गए और जंगली कबूतर और चील कौवे रह गए हमारे पास। अच्छा ये बताएं कि माहौल को जो आप अंदर जानते होंगे कराची का शुमार जो है आलूदा तरीन शहरों में होने लगा है, तो उसके लिए हुकूमती सतह पे क्या इक़दाम होने चाहिए कि आलूदगी को खुसूसन कराची में कम किया जा सके? गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, शजरकारी के हवाले से इनफरादी तौर पर क्या करना चाहिए हुकूमती सतह पर? किस किस्म के प्रोग्राम सब मुतारिफ होने चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी हैं? देखिए शजरकारी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम 25% इस शहर में होनी चाहिए। बदकिस्मती से जितने प्रोजेक्ट लगते हैं उसमें सबसे पहले दरख्तों को काटा जाता है। अगर 2 लाख दरख्त काटे जाते हैं तो 2000 लगा दिए जाते हैं। हालांकि मुर्तज़ा वहाब के MC से और ये जो नई जो यूनियन काउंसिल्स और टाउन चेयर बनी हैं, टाउन्स बने हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, पार्कों को रिवाइव किया है, पार्कों को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन पार्कों की सस्टेनेबिलिटी क्या है? पार्क बाद में इनके जाने के बाद कहीं ख़त्म ना हो जाएँ, तबाह ना हो जाएँ, उसकी देखभाल और मेंटेनेंस का सिस्टम भी बहरहाल अपनी जगह होना चाहिए। मज़ीद पार्क होने चाहिए, मज़ीद अर्बन फॉरेस्ट लगाने चाहिए। और दूसरा ये कि हुकूमत को चाहिए कि वो कानून साजी जो है ना वो करे शजरकारी के लिए, पौधों की हिफाजत और दरख्तों की कटाई के लिए ना। दूसरा ये कि लगाने के लिए ज़रूरी है कि हर प्रोजेक्ट में, जैसे आप बहरिया टाउन जाएँ, नया नाज़माबाद जाएँ या किसी भी अच्छी डेवलप सोसाइटी में जाएँ, वहाँ प्लांटेशन आपको बड़ी अच्छी नज़र आएगी। इसी तरीके से जब भी कोई प्रोजेक्ट हाउसिंग का मंजूर होता है तो उसमें 10% जगह जो है वो प्लांटेशन की रखी जाए और उनको पाबंद किया जाए कि वो उस जगह पे प्लांट लगाएंगे, उसको कहीं और इस्तेमाल नहीं करेंगे। कराची के शहरियों को मौसमियाती माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ मौसमियाती तब्दीलियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसकी अहम वजह यहाँ पे शहर में जो बढ़ती आलूदगी भी है, और इसके और कौन से अवामिल हैं ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त क्लाइमेट एक्शन सेंटर के डायरेक्टर मौजूद है यासिर हुसैन साहब। वो बताएंगे। सर बताइएगा, कराची में आलूदगी तो बढ़ रही है लेकिन क्या वजह है कि मौसमियाती तब्दीली भी बड़े तरीके से सामने आ रही है? नवंबर जो है अपने अख्ताम पे है और सर्दी कराची में अभी तक नहीं आई, तो इसकी क्या वजह है? जी ऐसा है कि ये मौसम का हिसाब किताब इसी तरह से है कि आपको पता है कि जुलाई और अगस्त जो है वो मानसून सीज़न होता है, जो कि इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि उसमें बारिशें होती हैं और वो समंदर से जो है हवा आती है तेज़, और यानी आप अगर आप समंदर पे जाएं तो एक दूसरे से की बात सुनाई नहीं देती, इतनी तेज़ होती है हवा। सो वो हवा जो है ना वो ख़राब हवा को आगे धकेल भी देती है, सो वो साफ़ भी करता है
कराची की हवा। लेकिन जैसे ही आप समझें कि सितंबर अक्टूबर आता है तो वो हवा साकित हो जाती है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सर्दियाँ आती हैं। अच्छा, तो हुआ क्या है कि वो जो गर्मी है ना वो तूल पकड़ गई है और जिस वक्त मौसम चेंज होता है वो नहीं हो रहा है। इसकी वजह है क्लाइमेट चेंज की, यानी मौसमियाती तब्दीली, जो कि पूरी जो दुनिया है ना उसका जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ना। तो इसकी वजह क्या है कि क्लाइमेट चेंज हो गया? क्योंकि इससे पहले सालों में हमने देखा है कि नवंबर के शुरू में या मिड में जो है सर्दी आ जाती थी, लेकिन अब कराची वाले तो ख़ास तौर पे कराची वाले तो इंतज़ार ही करते रह गए और इस बार जो है सर्दी का कोई इम्कान नहीं नज़र। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और वो जो आती है ना जिसे हम कहते हैं कोयटा वाली सर्दी और होठ खुश्क हो रहे होते हैं, वो अभी तक नहीं आई है। जी बिल्कुल। और आप समझे 15 नवंबर गुजर चुकी है। ठीक है, तो ये लेट है सीज़न और इसकी वजह से एग्रीकल्चर पे भी नुकसान होता है लोगों का। और ये और इस वक्त जो है वो हमारी एयर क्वालिटी कुछ बेहतर है, क्योंकि जैसे ही वो हवा आती है तो हवा बिल्कुल रुक जाती है और जो ज़मीन से हवा आती है यानी समंदर की जो तेज़ होती है ये बहुत कम स्पीड की होती है। तो जितना गुबार और जितनी आलूदगी है वो मुअल्लक़ हो जाती है शहर के अंदर ही, तो उसकी वजह से एयर क्वालिटी ख़राब हो जाती है और ये 4 महीने रहता है, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। अच्छा, इस पे तो हम बात कर ही रहे हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, साथ साथ ये बताइएगा माहौलियाती आलूदगी जो कि सबसे बड़ा चैलेंज बन गई है कराची के शहरियों के लिए, बीमारियां फैल रही हैं, मसाइल बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे कि सबसे जो मेन कौन सा कॉज है इसका जो इन्वायरमेंटल जो है पोल्यूशन को बढ़ा रहा है? जी देखिए, इससे नुकसान बहुत सारे हैं। हेल्थ को, एयर क्वालिटी का ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान है। पानी के अमराज तो अलग हैं, ठीक है। अगर हम सिर्फ एयर क्वालिटी को ले लें तो उसके अंदर जो है आप सांस लेते हैं तो आप समझें कि वो पार्टिकल्स जो हैं जो PM 2.5 कहलाते हैं, जो ख़ास हेल्थ को असर करते हैं, तो वो जो है हमारे फेफड़ों में भी नहीं रुकते, बल्कि वो सीधे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। सो हमारे फ़ौरन यानी आप सड़क पे जाएं, हवा क्योंकि धुआं निकल रहा होता है, तो धुआं जो है ना वो फ़ौरन उसके अंदर ये पार्टिकल्स होते हैं और ये आपके फ़ौरन ब्रेन और मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स में चले जाते हैं और ये ख़राबियाँ पैदा करते हैं, मिसाल के तौर पे कैंसर वगैरह। इसके अलावा वो लोग जो हसास होते हैं, जैसे कि जिनको एस्थमा है या बड़े बूढ़े हैं जिनको, या हार्ट प्रॉब्लम्स वाले लोग हैं, ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि ख़राब हवा की वजह से उनको मुश्किल भी पेश आती है और मौत भी हो जाती है। तो क्या बच्चे भी इससे जो है वो होते हैं अफेक्ट हो रहे होते हैं, उनमें ज़्यादा होता है इसका असर या कम? क्या जी बिल्कुल, बच्चे ज़्यादा हसास होते हैं और आपको पता है कि नवमौलूद बच्चों को तो ऑक्सीजन दी जाती है और जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं आप समझें कि वो प्रेगनेंसी के दौरान उसके असरात जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। कहेगा कि कार फ्री जोन्स बनने चाहिए क्योंकि गाड़ियाँ भी बढ़ गई हैं तो धुआं बढ़ गया है, तो इसके हवाले से क्या होना चाहिए? कोई आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल। सो अगर आप सीरियस प्लान करें कि जनाब हम अपने शहरों की हवा को कैसे साफ़ कर सकते हैं, सो उसमें 2 चीज़ें नज़र आती हैं जो कि लॉन्ग टर्म भी हैं, ठीक है ना। एक तो शॉर्ट टर्म, तो ये इमरजेंसी वाली चीज़ें हो गई कि आप लोगों की हिफाजत करें, छुट्टियाँ हो गई हैं, लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं है। इसी तरह से बारिश जो है वो मुस्तकिल हल नहीं है, जो आर्टिफिशियल रेन वाली बातें हुई, तो अब वो क्या होता है कि 1 घंटे के लिए हवा साफ़ हो जाती है, बैठ जाती है गर्द गुबार, लेकिन ये कि 1 घंटे बाद क्योंकि मुस्तकिल पैदा हो रहा है गाड़ियों से, तो वो फ़ौरन दोबारा से उसका लेवल ऊपर आ जाता है। तो मुस्तकिल हल ये है कि आप शहर के अंदर, ख़ास तौर पे अंदरूनी शहर जैसे ना जहाँ ज़्यादा लोग ज़्यादा तादाद में भी हैं, रहते भी हैं, काम भी करते हैं, तो उन इलाकों में उनको आप कार फ्री कर दें, यानी वहाँ पेट्रोल और डीज़ल की गाड़ी न ट्रक आएगा, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक के आएंगे। सो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है ना वो इनकरेज करेगी कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाएँ, जिसमें ना धुआं निकलता है, ना वाइब्रेशन होती है, ना आवाज़ होती है, और इसको क्लीन आप कह लें कि क्लीन टेक्नोलॉजी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है वो बेहतरीन होना चाहिए, जो कि कराची बहुत पीछे रह गया। ना ट्रेन है हमारे पास, ना प्रॉपर बसों का है जो पूरे शहर को कवर करता है। तो जो BRTs बन रही हैं बहुत अच्छा है। जो शर्जील मेमन साहब इलेक्ट्रिक की बसें कुछ लाए हैं, ठीक है, उनका ख्याल है कि ये 500 तक लेके जाएंगे, लेकिन 500 भी कम है, ये 5000 तक जानी चाहिए। कराची इतना बड़ा है, यानी 3 नंबर की बात हो रही है, तो यहाँ सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कसीरों मंजिला जो इमारतें बन रही हैं विदाउट NOC इन्वायरमेंट जो डिपार्टमेंट है उससे लिए बगैर जो है बन रही हैं, उस हवाले से पूरा निज़ाम मुतासर हो रहा होता है, तो इस पर क्या कहेंगे? प्लस दरख्तों की कटाई भी हो रही होती है इसमें बड़े पैमाने पर,
पार्क ख़त्म होते जा रहे हैं, क्या ये भी एक कॉज है आलूदगी के बढ़ने का? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें एक तरफ तो ये कि हम लोग जो कराची का शहर है ये मैंग्रोव्स के बिल्कुल साथ है, जो इंडस डेल्टा है, तो उसके जंगलात जो है ना अभी भी काटे जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि मुराद अली शाह साहब ने अभी अनाउंस किया है कि एक बहुत बड़ा मैंग्रोव्स का प्रोजेक्ट जो है वो कॉप में उन्होंने अनाउंस किया है, लेकिन एक तरफ मैंग्रोव्स लगाने की बात हो रही है और दूसरी तरफ कटाई भी हो रही है। अच्छा, लेकिन एक दरख्तों के हवाले से एक मिसकंसेप्शन भी है, एक आप कह लें कि लोगों के जहनों में एक ये आइडिया है कि दरख्त जो है हर तरह की हवाई आलूदगी को साफ़ कर देते हैं, लेकिन बात यह है कि ट्रैफिक की जो आलूदगी है, जो ट्रैफिक से जो धुआं निकलता है, उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड दरख्त साफ़ कर पाता है, उसका ऑक्सीजन बना देता है, लेकिन दीगर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ़र ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हैं, ये हर जानदार चीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं, बशमूल दरख्तों के और इंसानों के। रह जाते हैं ये रह जाते हैं और ये जहर है। मतलब ये इसमें आप डॉक्टर से पूछेंगे ना, तो आप कहेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के क्या नुकसान है। सिंपल आंसर ये है कि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह और जहर की तरह है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे किस तरीके से जो है माहौलियाती आलूदगी मुतासिर कर रही है शहरियों को, उनकी ज़िंदगियों को। इसके लिए ना सिर्फ जो है हुकूमती सतह पर इक़दामात की ज़रूरत है, बल्कि जो शहरी हैं वो अपने तौर पर भी एहतियात करके जो है बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं औरंगी टाउन के सरकारी अस्पताल में मौजूद हूँ। औरंगी टाउन की अगर हम बात करें तो एक ऐसा इलाका है जहाँ पे आलूदगी कराची में अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा है। वजह इसकी ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ी कच्ची आबादी तो है ही, लेकिन लोगों में आलूदगी के हवाले से अवेयरनेस भी ना होने के बराबर है। आलूदगी की तमाम इक़साम यहाँ पे पाई जाती हैं और वो इंसानी सेहत पर भी असरअंदाज हो रही हैं। यहाँ पे जो पेशेंट्स आ रहे हैं रोज़ाना उनकी तादाद बढ़ रही है और जिस दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब होता है उस दिन मरीज़ों की तादाद मज़ीद बढ़ जाती है। इसी हवाले से हम बातचीत करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं इस अस्पताल के MS, कतर अस्पताल के MS डॉक्टर राशिद खानज़ादा साहब। सर ये बताइएगा कि आलूदगी से कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आप देख रहे हैं अस्पताल में सबसे ज़्यादा बढ़ रही हैं और इससे कौन ज़्यादा मुतासर हो रहा है, बच्चे या बड़े? आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि हमारी जो ये जो आलूदगी की वजह से जो बीमारियाँ हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। एक वो जो हमारी सांस के साथ जो केमिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, फ्यूम्स, बैक्टीरिया और वायरसेस जाते हैं वो करवाते हैं। निज़ाम तनफ़ुज़ हमारा जो सांस का सिस्टम है वो नाक से शुरू होकर फेफड़ों तक पाए तकमील होती है उसकी। दूसरा हमारा स्किन है और इसके अलावा हमारी आँखें वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि हमें बार बार पलक झपकते हैं, आंसू बनते हैं कि वहाँ पर कोई चीज़ रुके ना। अब सांस के साथ जाने वाली क्या चीज़ हो सकती है, वो हो सकती है हमारे डस्ट पार्टिकल्स। इसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगा कि घर के अंदर कभी कोई किरण आ रही हो तो आप उसके अंदर देखेंगे बहुत सारे पतंगे, बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें नाच रही होती हैं। ये तो सब की सब देख लेते हैं कि वो जा रहे हैं। अच्छा, इनकी वजह से एलर्जी हो सकती है, छींकें आ सकती हैं, गला ख़राब हो सकता है, लेकिन यही कुछ नहीं है। इसके अलावा उसके अंदर मौजूद जो फ्यूम्स हैं, जो केमिकल्स हैं, वो भी तो इफ़ेक्ट करेंगे लंग्स को। आपके डस्ट पार्टिकल को नाक में किसी तरह से रोका जा सकता है कि अल्लाह ने वहाँ पर बाल दिए हैं, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। लेकिन क्या बैक्टीरिया को रोक सकती है? वो नहीं रोक सकती। क्या वायरसेस को, क्या केमिकल्स जो उस फ़ज़ा के अंदर मौजूद हैं, जो जलने की वजह से, कूड़ा जलने की वजह से या किसी भी दूसरी वजह से, या वायरसेस जो मौजूद हैं, इसकी वजह से हमारे निज़ाम तनफ़ुज़ जिसको कहा जाए, सांस की जो नालियाँ हैं और सांस का जो पैरेन्काइमा है नीचे, वो सारा का सारा इफेक्ट होती है। तो सर ये बताइएगा कि कौन कौन सी ज़्यादा बीमारियां हैं जो इस आबादी में आप देख रहे हैं कि पाई जाती हैं और जिसकी वजह माहौलियाती आलूदगी है, और उससे जो है इनफरादी तौर पे नहीं बचने के लिए क्या एहतियात करनी चाहिए? क्योंकि हुकूमती सतह पे तो बड़े लेवल पे काम होते रहेंगे, लेकिन इनफरादी तौर पे भी तो कुछ तवज्जो देने की ज़रूरत है। इनफरादी तौर पर अगर मैं कहूँ तो जिस तरह हमारे मज़हब के अंदर है सफाई निस्फ़ ईमान है, तो वो खाने के अंदर सबसे पहले सफाई, आपकी खाने की साफ़ सुथरा, आपका माहौल साफ़ सुथरा होना।
आपको कचरा जलाना नहीं है, आपको कचरा रोडों पर फेंकना नहीं है, आपने सफाई सुथराई का इस तरह रखना है कि न सिर्फ आप बचें बल्कि दूसरे लोग भी बचें। ये कच्ची आबादी होने की वजह से गलियां तंग हैं, सफाई का फुकदान है, कचरा बहुत ज़्यादा होता है, फिर उसको जला दिया जाता है। आपको मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ कि दरख्त के नीचे सो जाने से रात के टाइम नुकसान होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सिक्रीट करता है। जब आप जलाते हैं ना कचरा, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आपको आपके सांस की नालियों के अलावा आपको ये भी इनके इतने ज़्यादा हैज़र्डस केमिकल्स होते हैं कि वो आपको स्किन तक का कैंसर करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, तिबी माहिरीन का भी मानना है कि आलूदगी ना सिर्फ हमारे सांस के निज़ाम को मुतासर करती है और आँखों के लिए इन्फेक्शन के मसाइल पैदा करती है, बल्कि ये सांस के ज़रिए हमारे खून में शामिल होकर फालिज और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी ख़तरा है। अच्छा, आलूदगी की भी कई अक़साम होती हैं। अगर हम बात करें आबी आलूदगी की तो कराची में तकरीबन 5 लाख गैलन पानी है जो कि आलूदा पानी हमारे समंदर का हिस्सा बनता है और इससे हमारी आबी हयात के लिए भी ख़तरात पैदा हो जाते हैं। ये पानी किस तरीके से नुकसानदेह है और माहौल को किस तरीके से मुतासर करता है, आबी हयात को क्या ख़तरात हैं, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ माहिर माहौलियात, माहिर आबी हयात के हवाले से बात करने के लिए हमारे पास स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, मौज़म खान साहब। अच्छा मौज़म साहब, ये बताइएगा कि कराची में जो आलूदगी है, जो आबी आलूदगी है, उससे हमारी मरीन लाइफ कितनी मुतासर हो रही है? गुज़िश्ता अगर हम 10 साल की बात करें तो आबी हयात को क्या ख़तरात आपने जो है देखे हैं कि वो बढ़ गए हैं उनके लिए? कराची चूँकि आपको पता है एक मेगा पॉपुलस सिटी है, इससे बड़ा शहर पाकिस्तान में नहीं है, सबसे ज़्यादा आबादी है तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन भी यहीं पे है। कराची शहर में डेली तकरीबन 500 मिलियन गैलन पानी समुंदर में अनट्रीटेड जाता है। तो शहर में जिस तरह पोल्यूशन में इजाफा होता जा रहा है, उसी तरह शहर किसी समुंदर में मरीन लाइफ इफेक्ट हो रहा है। 10 साल के दरमियान अगर हम चेंजेस को सिर्फ देखें तो कराची पोर्ट की हदूद के अंदर डॉल्फिन्स मिला करती थी, इंडो पैसिफिक हम्बैक डॉल्फिन मिलती थी, अब वो ख़त्म हो चुकी है, अब वहाँ पर नज़र नहीं आती। इसी तरह बहुत सारे एनिमल जो कि कराची पोर्ट की हदूद में या गिजरी क्रीक में मिलते थे, जहाँ बाकायदा इनका शिकार किया जाता है, अब वो नापैद हो चुके हैं। तो पोल्यूशन जिस तरह बढ़ता जाएगा इसका असर, लेकिन खुशकिस्मती की बात है कि पोल्यूशन सिर्फ कराची तक महदूद है। माहीगीर जो मछली पकड़ते हैं उनके फिशिंग ग्राउंड जो है कराची से बहुत दूर है, लिहाजा हमें मछली खाते हुए डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कराची पोर्ट की हदूद में या अगर गिजरी क्रीक इलाके से अगर मछली पकड़ी जाएगी जो कि ना होने के बराबर है, तो उससे नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी तादाद में एनिमल्स का खात्मा हुआ इस इलाके से, और ये कंटिन्यूस होता रहेगा जब तक के पोल्यूशन पे हम कंट्रोल नहीं करेंगे। अच्छा सर, ये तो आपने बताया अनट्रीटेड वाटर के बारे में, किस तरीके से वो हमारे समंदर में शामिल हो रहा है, उसको आलूदा कर रहा है, लेकिन जो सॉलिड वेस्ट हमारे समंदर का हिस्सा बनता है, इसके बारे में भी बताइएगा कि उससे क्या नुकसानात होते हैं, वो किस तरीके से समंदर में शामिल रहता है या समंदर उसे बाहर निकाल के फेंकता है? क्योंकि ऐसा भी हमने देखा है कि अक्सर जो है एक लहर आती है और सारा कचरा हमारे साहिल का हिस्सा बन जाता है। कराची चूँकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लिहाजा सॉलिड वेस्ट या कूड़ा भी यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। एक रफ एस्टीमेट के हिसाब से 12,000 से 15,000 टन कूड़ा कराची शहर में डेली प्रोड्यूस होता है, और इसमें से तकरीबन अब सिविक इदारे 90% उठा लेते हैं, लेकिन 2,000 से 3,000 टन कूड़ा अभी भी अनअकाउंटेड फॉर है, जो कि माहौल का हिस्सा बन जाता है, हवा के ज़रिए फैल जाता है या दूसरी सूरतों में, और बारिशों के ज़रिए समुंदर के किनारे पहुंच जाता है, समुंदर में पहुंच जाता है। तो कराची की हदूद के साथ साथ जो समुंदर है उसके अंदर वो पूरा इलाका हैविली पोल्यूटेड है, और उस इलाके में इतनी मरीन लाइफ कोई भी नहीं है सिवाय कूड़े के। और इसका सबूत हमें ऐसे भी मिलता है कि अभी जैसे बिपरजॉय का तूफ़ान आया था, साइक्लोन आया था, तो कराची की बीचेस पे टनों कूड़ा उसने ला के डाल दिया था, और वो फिर फौरी तौर पे 2-3 टाइड्स के बाद वापस समुंदर में चला गया था। कूड़ा वहीं पे मौजूद है, और ये कूड़ा भी ख़तरनाक पोल्यूटेंट है। इस कूड़े की वजह से मरीन लाइफ पे इफ़ेक्ट होता है। जो किनारे तक फ़िशिंग की जाती थी, अब ना होने के बराबर फ़िशिंग है। माहीगीर कराची के साथ साथ जो पहले मछली पकड़ते थे हज़ारों की तादाद में थे, अब सिवाय चंद के कोई माहीगीर को इस इलाके में कमर्शियल फ़िशिंग नहीं करता, क्योंकि अगर आप जाल डालें तो उसमें सिर्फ कूड़ा आता है। जो पोल्यूशन होता है उसके मैं और आप ज़िम्मेदार हैं। इंसान खुद प्रोड्यूस करता है, नेचर कभी पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करती। तो जब इंसान खुद प्रोड्यूस करता है तो उसको कंट्रोल करने के इंसान को हिस्सा लेना पड़ेगा। कराची शहर में आज से 20 साल पहले हर घर के सामने सम टैंक होता था, पानी डायरेक्ट उसमें
समुद्र में या दल नालों में नहीं जाता था, लेकिन अब वो किसी भी जगह पर सम टैग मौजूद नहीं है। लिहाजा हम तमाम पानी ट्रीटेड, अनट्रीटेड, इंडस्ट्रियल वेस्ट सारा समुद्र में डाल सकते हैं। हमें उसको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। इंसान जब कम कूड़ा प्रोड्यूस करेंगे, कम लिक्विड प्रोड्यूस करेंगे तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लिहाजा अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को कि वो गैर ज़रूरी तौर पे पानी का ज़िया ना करें, दूसरी चीज़ें पानी में ना फेंकें, जहरीली केमिकल ना फेंकें, अपने घर के खाने ना फेंकें, सालन नहीं फेंकें। ये सब चीज़ें समुद्र में जाकर नुकसानदेह होती हैं। इस वक्त हमने मुख्तलिफ पहलुओं पे बात की, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि जो समुद्री आलूदगी है उसकी कितनी अक़साम होती है। सर वो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि कराची में वैसे तो माहौलियाती आलूदगी में हर चीज़ शामिल है, लेकिन ये समुद्री आलूदगी है उसकी कितनी अक़साम है? समुद्री आलूदगी की बहुत सारी अक़साम है। सबसे पहली तो बात यह है कि हम लिक्विड और सॉलिड की जिक्र कर चुके हैं कि पानी का ज़ाया होना समुद्र में और कूड़े का फेंकना ये अपनी जगह है। कराची के साहिल के साथ साथ दुनिया के तमाम साहिलों के साथ साथ पावर प्लांट बनते हैं और हमारे कराची के साहिल पर बहुत सारे पावर प्लांट हैं, वो अपना गर्म पानी समुद्र के अंदर फेंकते हैं जो बहुत बड़ा पोल्यूटेंट है। इसके अलावा बहुत सारे कारखाने डायरेक्ट अपना पानी फेंकते हैं। समुद्र के पानी को पावर प्लांट को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होता है तो उसमें केमिकल्स भी फेंके जाते हैं। इसके अलावा इवन जो रोशनी है वो ख़ुद भी एक बहुत बड़ी पोल्यूशन है। लोग जो समुद्र के किनारे जश्न मना रहे होते हैं या जो रोशनी को फैला रहे होते हैं या पूरी रात लाइटें जला रखते हैं, उससे एनिमल्स डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जो टर्टल्स ख़ास तौर पे या बहुत सारे एनिमल जो अपने अंडे देने के लिए मखसूस जगह पे आते हैं वो डिसओरिएंट हो सकते हैं। पोल्यूशन की इकसाम में ऐसी चीज़ें भी शामिल हैं जिनको हम बहुत मामूली चीज़ें समझते हैं, जिनको एनिमल इनगल्फ कर लेते हैं, अपने गज़ा का हिस्सा बना लेते हैं, जैसे थैलियों की मिसाल आपने बताई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। पोल्यूशन की इकसाम की कमी नहीं है। इंसान के हर इस्तेमाल की ज़ाया किया हुआ सामान समुद्र जाता है, वो पोल्यूशन बन जाता है। कराची में जहां दिन ब दिन माहौलियाती आलूदगी बढ़ती जा रही है, शहर का जो है नाम अगर बात की जाए आलूदा तरीन शहरों में किया जाने लगा है, तो इसके हल के लिए शहरी हुकूमत क्या कर रही है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब। सर ये बताइएगा, एक जानिब तो शहर में तरक्याती काम हैं, धूल मिट्टी के अंबार लगे हैं, साथ साथ बेहंगम ट्रैफिक भी है, तो आप लोगों ने इसका कोई हल कुछ सोचा है आप लोगों ने? आपने तो अपने सवाल में सारी मौत का मंजर पेश कर दिया, इसका क्या जवाब दूँ मैं भी। इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है। हाँ बिगाड़ है, ख़राबी है, उस ख़राबी को एड्रेस करने के लिए ताकि लोगों को ये मुश्किलात ना हो, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा रहा है। ये नहीं कि लोगों की मुश्किलात में इजाफ़ा हो। सिमिलरली शहर के अंदर जो ग्रीन कवर है, जो प्लांटेशन है, उसको बढ़ाया जा रहा है। अर्बन फॉरेस्ट को बड़ा हमने इनकरेज किया, अपने पार्क्स पब्लिक स्पेसेस के अंदर प्लांटेशन को हमने बढ़ाने के लिए कोशिश की है। स्कूल कॉलेजेस को हम इनकरेज करते हैं कि जी वो इसके अंदर पार्टनर हमारे साथ करें। सिमिलरली जो आपकी मैंग्रोव कवर है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो जो चीज़ें की जा सकती हैं ताकि लोगों के इस बेसिक एनवायरमेंटल हैज़र्ड को हम एड्रेस कर सकें और काम किया जा रहा है। अच्छा सर ये बताइएगा कि आपने मुस्तकबिल में कराची में कोई कार फ्री जोन बनाने का सोचा है, और प्लस ये कि इंफरादी तौर पे शहरियों की क्या जिम्मेदारी बनती है कि माहौलियाती आलूदगी से वो किस तरह अपनी हिफाजत करें, कुछ बताएंगे आप? देखिए मैं तो बड़ा शौकीन हूँ इस बात का कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें, और मैंने ये काम बंस रोड पे करने की कोशिश की थी जब मैंने रात को 7 बजे से शाम को 7 बजे से रात 12 बजे तक उसको पेडेस्ट्रियन फ्री कार फ्री जोन कर दिया था, पेडेस्ट्रियनाइज कर दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग अदालत चले गए और अदालत ने उस इनिशिएटिव को ख़त्म कर दिया। तो मैं तो चाहूँगा अगर डॉन इसके अंदर हमारी रहनुमाई करे, मदद करे पब्लिक परसेप्शन बिल्ड करने में कि अगर हम इस तरह के कार फ्री जोन्स बनाएंगे तो वो एक अच्छी एक्टिविटी हमारे शहर में हो सकती है और शहर हमारा अच्छा हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई काम किया जाता है तो उसके कुछ सपोर्टर्स भी होते हैं, कुछ क्रिटिक्स भी होते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्रिटिक्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और जो प्रोपोनेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं बेचारे। तो मैं चाहूँगा कि डॉन इस चीज़ के अंदर हमारी मदद करे, मीडिया कोई हाउस हमारी मदद करे। मैं तो पर्सनली इस चीज़ का बड़ा मुतरफ़ हूँ और मैं चाहूँगा कि शहर के अंदर इस तरह की चीज़ें हों। जी बिल्कुल, इस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि बता रहे थे किस तरीके से शहरी हुकूमत जो है कार फ्री जोन बनाने के लिए भी दिलचस्पी लगती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मुसलसल अल्तवा का शिकार है। आज के प्रोग्राम में हमने जाना कि किस तरीके से माहौलियाती आलूदगी कराची के शहरियों की ज़िंदगी को मुतासर कर रही है। अगर बात की जाए इसी आलूदा माहौल में सर्वाइव करने की, तो तमाम माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इनफरादी तौर पर शहरियों को अपना किरदार अदा करना होगा।
इसके साथ ही अपनी मेज़बान अनम मशकूर को डॉन न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम ब्रीफ पाकिस्तान के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Breathe Pakistan, a Dawn Media initiative. Let's weather the change together.